नमस्कार। कल हम लोगों ने हाइपर प्रोलेक्टीमिया के बारे में कुछ जानकारी प्रदत्त की थी। आशा है आपको पसंद आया होगा। आज हम लोग प्रतिशाय के बारे में चर्चा करेंगे। आप सबको पुनः नमस्कार। उषा तबानी जी, अनुराधा जी, विकास महाजन जी, गिरिराज प्रसाद शर्मा जी, उषा तबानी जी, साहू जी, रजनीश शर्मा जी, राजेश शर्मा जी, शिल्पा पालस्कर जी, हमारी विद्वद्गण, हमारे चिकित्सागण सब उपस्थित हो रहे हैं समय पर। जैसा कि मैंने पहले बताया, कल हाइपर प्रोलेक्टीमिया के बारे में चर्चा की थी। आज प्रतिशाय के बारे में चर्चा करेंगे। पहले कुछ प्रश्न ले लेते हैं। डॉक्टर भारत ठोक, इन्होंने पूछा है कि दिनचर्या में कौन सा चूर्ण उद्वर्तन के लिए अच्छा रहेगा, किसका प्रयोग हम दिनचर्या के आधार पर कर सकते हैं। तो स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षण के दृष्टिकोण से उद्वर्तन यदि कराना है आपको, तो हरिद्रा, अश्वगंधा, गिलोय और मुलैठी। हरिद्रा, अश्वगंधा, गिलोय और मुलैठी, इनका बारीक चूर्ण कर लें। शुद्ध घी में थोड़ा सा मिला करके और प्रतिदिन उद्वर्तन करें। पूरे सर्वांग में उद्वर्तन करें। इससे रोम खुल जाते हैं, त्वचा का वर्ण प्रसादन होता है और त्वचा में एक प्रकार से रोग प्रतिरोधक क्षमता भी उत्पन्न होती है। इसलिए उद्वर्तन के रूप में इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। डॉक्टर लक्ष्मी राजपुरोहित जी, उनका एक पेशेंट है, 27 इयर्स, फीमेल है। चेहरे पर तिल है, चेहरा साफ नहीं है। ओपीडी लेवल पर चिकित्सा बताएं। वैसे तो इसमें संशोधन करना बहुत ज़रूरी है। संशोधन कराने के बाद ट्रीटमेंट देंगे तो और अच्छा रहेगा। अन्यथा आप कैस्टर ऑयल से ही विरेचन करा दें। 30 to 40 ml दूध में मिला करके प्रातःकाल हर संडे को 7 दिन में एक बार कोष्ठ शुद्धि कर दें। तो जिसमें टॉक्सिक मटेरियल्स हैं, पित्त से संबंधित जो नुकसान देते हैं त्वचा में, वो बाहर निकल जाते हैं। तो अगर आप क्लासिकल वमन विरेचन नहीं करा पाते हैं तो सुखोष्ण जल से, सुखोष्ण जल करीब 3-4 लीटर पानी और उसमें नमक और सरसों करीब 50-50 ग्राम मिला दें और इसको आकंठ पिला करके खाली पेट में प्रातःकाल वमन करा दें। 2-3 दिन लघु आहार का सेवन कराएं। उसके बाद प्रत्येक 7वें दिन कैस्टर ऑयल 40 ml और 50 ml दुग्ध खाली पेट दे करके इसको दे दें। तो इससे बढ़िया विरेचन हो जाएगा। तो आपका शुद्धि, कोष्ठ शुद्धि जरूर हो जाएगी। इसके पश्चात कुछ मैं लेप आपको बता रहा हूँ। इनको एलोपैथिक दृष्टि से एलिवेटेड मोल भी कह सकते हैं। जो अनुभूत प्रलेप है उसमें है सरपुंखा, नीलकमल, नीलकमल के पत्र, कूट, रक्तचंदन और खस। फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं। सरपुंखा, नीलकमल, कूट, रक्तचंदन और खस, इनको बराबर मात्रा में लेके बारीक चूर्ण तैयार करके आप इकट्ठा रख लें। 100-100 ग्राम चूर्ण रख लें इकट्ठा। और जब लगाना हो तो करीब 2-3 चम्मच, करीब 10 ग्राम लेके, और इसमें दही का पानी, खट्टी दही का पानी या दही में अच्छी बारीक पीस लीजिए और ये लेप रात्रि को लगा दें।
आप 15 दिन इस लेप का प्रयोग करेंगे तो इसमें बहुत कुछ आराम प्राप्त होगा। और बड़ा सिंपल है इसको लगाना, कोई ज़्यादा तकलीफ दे नहीं है। एक बार बारीक चूर्ण करके रख लीजिए और जिस दिन लगाना हो उस दिन दही डाल करके और बारीक इसको पीस लीजिए। वैसे चूर्ण है तो जल्दी और पिस जाएगा और लेप तैयार हो जाएगा। इसका लेपन प्रत्येक दिन रात्रि में पेशेंट में करना चाहिए। एक दूसरा बहुत सिंपल योग है, बरगद की छाल। बरगद होता है ना पेड़, वट वृक्ष, उसकी छाल को ले लें और दुग्ध में पीस लेवे। गीली छाल ले लेवे और दुग्ध बारीक काट लें और दुग्ध में अच्छी तरह बारीक सिलबट्टे में या किसी भी पात्र में कूट लें, उसको अच्छा बारीक पीस लें और इसका रात्रि में लेप लगाएं। ये भी बड़ा उपयोगी है। एक और योग है बला, अतिबला, हरिद्रा और मुलेठी। बला, अतिबला, हरिद्रा और मुलेठी, इनका लेप तैयार करें पानी में और इनको अभी प्रयोग आप कर सकते हैं। इसके अलावा तगर, हल्दी और चिरौली, जिसको चारोली बोलते हैं, चिरौंजी बोलते हैं, तगर, हल्दी और चिरौंजी, इनको गुलाब जल मिला करके बारीक पीस लें और यह भी लेप तिल कालक के लिए, ये जो तिल हो जाते हैं शरीर में, चेहरे में खास तौर से, उसमें बड़ा लाभप्रद है। साथ में आरोग्यवर्धनी 2-2 गोली दिन में 2 बार, महामंजिष्ठारिक्वाथ या सारिवारिक्वाथ 20 ml पानी भोजन के बाद इसका सेवन निरंतर करते रहें। ऐसा 3-4 महीना आप प्रयोग करेंगे तो इसमें निश्चित रूप से आपको आराम प्राप्त होगा। एक और सिंपल सा योग है जायफल। जायफल को पानी में बारीक पीस लीजिए, जायफल को, और इसका लेप तैयार करके पानी में, और इसका भी लेप कर सकते हैं। ये मैंने आप बहुत सारे लेप बताए आपको। इनका प्रयोग आप 15 दिन एक करें, 15 दिन दूसरा करें, 15 दिन तीसरा करें। ऐसे करने से पेशेंट को भी लगेगा कि मेडिसिन हमारी चेंज हो रही है, लेकिन जिस प्रलेप से ज़्यादा लाभ हो उसको कंटिन्यू आपको करना चाहिए। अनिल पांडे, डॉक्टर अनिल पांडे का प्रश्न है सोर थ्रोट। थ्रोट में सूजन आ जाती है, कई बार इन्फ्लेमेशन हो जाता है, पेशेंट को बुखार होता है, निकलने में परेशानी जाती है, कभी कभी दर्द भी होता है, पेशेंट को बड़ी तकलीफ होती है। ऐसी अवस्था में पेशेंट में पहले पंचवलकल क्वाथ का गंडूस धारण करावें, कवल धारण करावें 7 दिन के बाद निम्ब छाल का कवल धारण कराएं, निम्ब छाल का काढ़ा बना लें और इससे कवल और गंडूस का धारण कराएं। फिर 7 दिन जात्यादि तेल का कवल धारण कराएं। ऐसा क्रम से आप करेंगे तो सोर थ्रोट में बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होता है। औषधियों में टंकण भस्म 250 मिलीग्राम, गिलोय सत्व 250 मिलीग्राम, स्वर्ण बसंत मालती 125 मिलीग्राम, ये दिन में 2 या 3 बार शहद के साथ आप सेवन कराएं। इसके अलावा हरिद्राखंड 1 चम्मच सुबह शाम को दूध के साथ सेवन कराएं, इससे भी रोगी को लाभ होगा। ज्वर ज़्यादा हो, ज्वरावस्था ज़्यादा हो तो त्रिभुवन की रस 125 मिलीग्राम, गोदंती 500 मिलीग्राम, टंकण 125 मिलीग्राम, ये मिला करके पेशेंट को चटाना चाहिए। इसके साथ यदि प्रतिश्याय हो सोर थ्रोट के साथ तो महालक्ष्मी विलास रस 125 मिलीग्राम, स्वर्ण बसंत मालती 60 मिलीग्राम और टंकण भस्म 250 मिलीग्राम, ये पुड़िया शहद के साथ या च्यवनप्राश के साथ देवें। इसके साथ आर्टिप्लेक्स कैप्सूल भी दे सकते हैं आवश्यकता पड़ने पर।
गुड़ुचादिक्वाथ का उपयोग भी सोर थ्रोट में बहुत ही फायदेमंद होता है। इसके अलावा सूदिंग इफेक्ट के लिए सीतोपलादी चूर्ण शहद में मिला करके 3 बार 4 बार चटाएं, इससे भी सोर थ्रोट में आराम प्राप्त होगा। डॉक्टर अनुराधा जी ने पूछा है, एनी कॉन्ट्रा इंडिकेशन टू गिव अवर एंटी डायबिटिक मेडिसिन इन अ पेशेंट with stent placement and on aspirin। एंटी डायबिटिक ट्रीटमेंट में क्या कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन है? ऐसा तो नहीं है। आप अगर डायबिटीज़ है तो हर स्थिति में आप मेडिसिन दे सकते हैं, चाहे उसको हाइपरटेंशन हो, हार्ट डिसीज़ हो, तो मैनेज करके, अगर हार्ट डिसीज़ है तो हार्ट डिसीज़ से संबंधित ट्रीटमेंट देते हुए और डायबिटिक ट्रीटमेंट दीजिए। ऐसा कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है कि इस रोग में अगर है तो डायबिटीज़ नहीं देना चाहिए, डायबिटीज़ की दवा नहीं देनी चाहिए। हाँ, ये अलग बात है कि अगर कोई दूसरी व्याधि है तो उसको देखते हुए, सामंजस्य स्थापित करते हुए आपको एंटी डायबिटिक ट्रीटमेंट देना है। अगर हार्ट डिसीज़ में आप एस्पिरिन भी दे रहे हैं तो कोई बात नहीं है, आपको डायबिटिक दवा तो देनी ही पड़ेगी, क्योंकि डायबिटीज़ पॉजिटिव है तो दूसरी डिसीज़ भी बलवान होकर के रोगी को कष्ट देती है। डायबिटीज़ इटसेल्फ कोई बहुत ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, लेकिन यदि डायबिटिक पेशेंट को हार्ट डिसीज़ हो जाए, ब्लड प्रेशर हो जाए या अन्य कोई गंभीर व्याधि हो जाए, स्किन डिसीज़ हो जाए, तो ये ठीक होने में बहुत टाइम लगता है। इसलिए डायबिटीज़ को कंट्रोल करना तो हर हालत में ज़रूरी है। गिरिजेश पाल जी ने का एक प्रश्न है, उनके पेशेंट हैं, उनके कानों में सीटी जैसी आवाज़ आती है, इसको टिनिटस प्रॉब्लम कहते हैं। कई बार विभिन्न प्रकार की आवाज़ें, सीटी जैसी आवाज़ आती हैं, डमरू जैसी आवाज़ आती हैं, कई प्रकार की आवाज़ें पेशेंट में आती हैं। ये टिनिटस प्रॉब्लम कहलाता है। कई बार जब हाई ब्लड बीपी हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तब भी आता है। या मानसिक रोग हो, उन्माद और अपस्माद, उसमें भी इस प्रकार के साउंड आते हैं। तो संबंधित रोग की तो चिकित्सा करना ही है, साथ में टिनिटस प्रॉब्लम की भी चिकित्सा हमको करनी है। इसके लिए नस्यकर्म ब्राह्मी तैल से या इंद्रिय वर्धक तैल से 4-4 बूंद सुबह शाम दोनों टाइम 21 दिन तक नस्यकर्म करें, इससे पेशेंट को काफ़ी आराम प्राप्त होगा। शिरोधारा या पिचुधारण, ये भी ऐसी व्याधि में करना चाहिए। यदि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो ब्लड प्रेशर कम करने की दवा भी आपको देना चाहिए। इसके अलावा मेध रसायन क्वाथ जो मैं बताते रहता हूँ आपको, शंखपुष्पी, मंडूक पर्णी, मुलहठी और गिलोय, इसके काढ़े का सेवन भी ऐसे पेशेंट में कराना चाहिए। शुद्ध शिलाजीत 500 मिलीग्राम आधा कप दूध में मिला करके प्रतिदिन प्रातः एवं सायं देना चाहिए। इसके अलावा अश्वगंधा, शतावरी और केवांच बीजों, ये भी पेशेंट में, क्योंकि ये नर्वाइन डिसऑर्डर है तो नर्व्स को पोषण करने वाली दवाइयाँ भी देना चाहिए। ब्राह्मी अवलेह 1-1 चम्मच दिन में 2 बार, इसका भी प्रयोग करें। साथ में बिलवारी तेल या हिंगवारी तेल 4-4 बूंद सुखोष करके कान में डालें, दोनों कानों में, इससे भी रोगी को आराम प्राप्त होता है। ऐसे पेशेंट को बहुत तेज आवाज़ जहाँ आती है वहाँ न जाएं, इसका प्रयास करें। एरोड्रम जाते हैं तो कानों में रुई लगा लें। एयर ट्रेवल करते हैं उस वक्त भी कानों में रुई लगा करके ही ट्रेवल करना चाहिए। तो इस तरीके से आप पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। डॉक्टर संजय
60 ईयर्स का मेल पेशेंट है, डायबिटीज़ है लेकिन कंट्रोल है, पर रात्रि में 3-4 बार मूत्र प्रवृत्ति जाती है। देखिए, डायबिटीज़ यदि है पेशेंट को तो 3-4 बार जाना कोई व्यापक मैं नहीं मानता हूं कि प्रत्येक डायबिटिक पेशेंट को 3-4 बार मूत्र प्रवृत्ति के लिए जाना पड़ता है। और अगर सीनियर सिटीजन है तो प्रोस्टेट बढ़ जाती है और प्रोस्टेट के कारण भी मूत्र प्रवृत्ति अधिक बार रात्रि में पेशेंट को जाना पड़ता है। तो वेल डायग्नोज कर लें। अगर प्रोस्टेट है तो प्रोस्टेट का इलाज करें। प्रोस्टेट के लिए मैंने एक बहुत अच्छा योग बताया था। ये जो मकई के भुट्टे हैं, इनमें बाल होते हैं अग्रभाग में, उन बालों को कलेक्ट कर लें दुकानदार के पास जा कर के और इनको सुखा के जला दें। फिर 1000 के कैप्सूल बना लें और ये 2-2 कैप्सूल दिन में 2 बार दें। ये प्रोस्टेट के लिए रामबाण दवाई है। इसके अलावा इसमें निरूह वस्ती का काम बहुत अच्छा है। एरन मूलादि वस्ती, निरूह वस्ती और सहचर की मात्रा बस्ती, ऐसा कम से कम 16 बस्ती देवें। इससे भी काफ़ी रोगी को आराम होता है। या तृण पंचमूल और वरुणादिक्वाथ, इनको 50-50 ग्राम लेके काढ़ा बना लें और इस काढ़े में गोमूत्र 50 ml, शहद 50 ml, यवक्षार 10 ग्राम, 5 ग्राम शहद सेंधो और ये बस्ती भी, ये मेरा अनुभव है, मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूँ, प्रोस्टेट के लिए बहुत फायदा करता है। इसके अलावा टैबलेट प्रोस्टीज चरक की आती है, कैप्सूल प्रोस्टीना, ये भी उपयोगी है औषधियों के दृष्टि के रूप में। इनका प्रयोग भी रोगी में करना चाहिए। अगर कोई डायबिटिक नहीं है और बार बार मूत्र प्रवृत्ति जाती है तो एक तो प्रोस्टेट हो सकता है या नर्वाइन वीकनेस भी होती है, कंट्रोल क्षमता सीनियर सिटीजन में कम हो जाती है। ऐसी अवस्था में आप टैबलेट नियो का प्रयोग कर सकते हैं। अग्नितुंडी बटी का भी प्रयोग आप पेशेंट में कर सकते हैं। और रात्रि में जब पेशेंट सोए तो उनको निर्देशित करें कि पानी आप कम मात्रा में सेवन करें। तो इस तरीके से आप मूत्र प्रवृत्ति में कंट्रोल कर सकते हैं। एक चिकित्सक हैं डॉक्टर वेदवती जी, वो पंजाब से हैं। उन्होंने कल एक वमन कराया पहली बार। 3 दिन पहले उनका फ़ोन आया, उनको मैंने बताया कैसे प्रोसीजर करना है और आज उनका मैसेज आया कि वमन बहुत ही बढ़िया हुआ, पेशेंट अच्छा महसूस कर रहा है। तो आप सबको ये मन से डर हटा देना चाहिए। कई लोग जो है पंचकर्म कराने में हिचकते हैं, वमन कराने में हिचकते हैं। खास तौर से एक अर्चना जायसवाल है, उन्होंने, अर्चना जी ने वमन कराया पहली बार और उनका पेशेंट बहुत ही अच्छा आराम है और सक्सेस पित्तांतम वमनम श्रेष्ठम जो मैंने बताया वो उसको लक्षण प्राप्त हुए। तो इसलिए आप बिल्कुल डरे नहीं। हाँ, यदि आप चाहते हैं कि पंचकर्म विषय पर कोई चर्चा करना है या वमन के बारे में चर्चा करना है तो हम पुनः इस पर विचार कर सकते हैं, अपन चर्चा कर सकते हैं। लेकिन डरिए नहीं आप ये जरूरी नहीं कि बहुत सारी सुविधाएं आपके पास हों। आप जिस दिन वमन कराना है उस दिन प्रातः 8 बजे पेशेंट को बुला लीजिए और 12-1 बजे तक उसको छोड़ सकते हैं। लेकिन जो परिहार विषय हैं वो आप समझा दीजिए पेशेंट को कि वो पूरा करें। जहाँ तक वस्ती की बात है तो वस्ती में तो कोई परेशानी है ही नहीं। इसका प्रयोग तो आप धड़ल्ले से कर सकते हैं और अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वस्ती और नस्य, रक्त मोक्षण, ये सब ओपीटी लेवल में किया जा सकता है। ये बात सही है कि ये कुटी प्रावश्यक विधि से वमन विरेचन कराना चाहिए
ये बात सही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके बिना भी आप नहीं करा सकते। जैसे मैं बॉम्बे में रहता हूँ, बॉम्बे में भी पेशेंट रुकने को तैयार नहीं रहते हैं, या यूँ कहें कि अपने पास साधन भी नहीं रहता कि हर को भर्ती कर सके। तो पेशेंट को अपन ओपीडी स्तर में भी वमन और विरेचन, वस्ती, नस्य, रक्तमोक्षण आदि सब कराते हैं। ये है कि आपको ध्यान में रखना है पेशेंट को। जिस दिन आपको वमन कराना है उसके एक दिन पहले से पेशेंट से टेलीफोन के माध्यम से आप हर 6 घंटे में 3 घंटे में कांटेक्ट में रहें, तो पेशेंट को विश्वास बढ़ता है और वो पंचकर्म कराने के लिए तत्काल राजी हो जाता है। हाँ, ये कहें कि जो वर्ज्य विषय हैं पंचकर्म में वो आप ज़रूर पालन करें। घर में आप रेस्ट करें और घर में रहकर भी आप वमन विरेचन करा सकते हैं। तो अपने मन से डर निकालिए, और बिना पंचकर्म के संपूर्ण चिकित्सा नहीं होती है। दोषाः कदाचित कुप्यन्ति जिता लंघन पाच नहीं है, जिताः संशोधम येषु न तेषां पुनरुद्भवः। क्योंकि दोषों को, जो उत्पादक रोग को उत्पादन करने वाले दोष हैं, उनको हम शरीर से बाहर निकाल देते हैं, इसलिए पुनः रोग की उत्पत्ति इसमें नहीं होती। दोषाः कदाचित कुप्यन्ति, दोषाणाम च द्रुमाणाम च मूले अनुपते सिद्ध, रोगाणाम प्रसवानाम च गतानाम गतिर्ध्वा। जिस प्रकार पौधे को मूल से उखाड़ के फेंक दिया जाए तो दोबारा उत्पन्न होने की गुंजाइश नहीं है, लेकिन यदि उस पौधे में ऊपर से कटिंग कर दें तो उसमें नए नए पत्ते आएंगे। यही हमारे पंचकर्म में लागू होती है बात। पंचकर्म के माध्यम से यदि दोषों को बाहर निकाल दिया जाए तो जड़मूल से रोग ठीक हो सकता है। इसलिए मेरा कहना है, कहा है चरक ने, मलापहम रोगहरम बलवर्ण प्रसादनम पीत्वा संशोधम सम्यक आयुषा युंजते चरम। बुद्धि प्रसादम बलम इंद्रियाणाम धातुरिस्त्रित्वम ज्वलनस्य दीप्तम चिराजपाकम वैसा करोति संशोधम सम्यक उपास्यमानम। तो संशोधन के बहुत ही बड़े गुण हैं। संशोधन के बाद आप यदि संशमन चिकित्सा करेंगे तो निश्चित रूप से आप यशस्वी होंगे और आपका यश बढ़ेगा। कुचित धर्म कुचित मैत्री कुचित अर्थः कुचित यशः कर्माभ्यासः कुचित नास्ति चिकित्सा नास्ति निष्फलाः। तो मेरा आपसे कहना है कि पंचकर्म को अपनाएं। हाँ, कोई दिक्कत है आपको, कोई परेशानी है, कोई आपकी क्वारीज है, तो निसंकोच आप उसको पूछ सकते हैं। आइए, हमारे चिकित्सक साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर मंजूश्री साहू, डॉक्टर रजनीश शर्मा, डॉक्टर उषा तभानी, डॉक्टर सुकुमार जोशी, डॉक्टर आशुतोष कुमार जी, वंदना पाठक जी, डॉक्टर अश्विनी कुमार बजाज जी, डॉक्टर भारती देशपांडे जी, डॉक्टर हरजीत सिंह, डॉक्टर के.एन. गंगवार, डॉक्टर विनीता कालर, डॉक्टर शिल्पा पालस्कर, डॉक्टर लक्ष्मी राज पुरोहित, प्रकाश सिंह, मनोरंजन साहू, चंद्रकला जी, ज्योतिबाला डामोर जी, डॉक्टर नेहा साहू, डॉक्टर अर्चना वर्मा, डॉक्टर रचना जायसवाल जी, डॉक्टर नीलम शुक्ला जी, डॉक्टर विनय मित्तल जी, डॉक्टर अरुण शर्मा जी, डॉक्टर माधव मिश्रा जी, डॉक्टर योगेश महाजन, डॉक्टर सोनल पटेल, डॉक्टर परेश मन्या, डॉक्टर मनीष खरे, आयुष दर्पण के चीफ एडिटर डॉक्टर नवीन जी, सुनील रातौरी जी, डॉक्टर वैद्य आरती शर्मा जी, अमित सिंह जी, आनंद आयुर्वेद, संतोष सिंह, बन्ना पाठक जी, माधव मिश्रा जी, ये सब चिकित्सक इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। आप सबको हार्दिक अभिनंदन। कल इसके पहले कास पर चिकित्सा की कास के बारे में चर्चा की थी, क्योंकि कास और प्रतिष्ठा आज चर्चा का विषय है। क्योंकि यदि कोविड होता है तो प्रारंभिक लक्षण प्रतिष्ठा, कास, ज्वर, श्वास कष्ट
ये लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो आज प्रतिशाय के बारे में चर्चा करेंगे, खासतौर से एलर्जिक रेनाइटिस। आजकल हर तीसरा चौथा व्यक्ति एलर्जिक रेनाइटिस से ग्रसित है और आज धूल धूप धुआं, भाग दौड़ की ज़िंदगी, खान पान का ढंग से न होना, लाइफ स्टाइल की विकृति, चॉकलेट और आइसक्रीम, फास्ट फूड, जंक फूड अधिक मात्रा में सेवन करने से, नींद पूरी न होने से, रात्रि जागरण करने से तमाम प्रकार के नासा रोग उत्पन्न होते हैं। उसमें मुख्य रूप से है प्रतिशाय, और यही प्रतिशाय बाद में जीर्ण होकर के पीनस दुष्ट प्रतिशाय का रूप ले लेता है। पहले एलर्जिक रेनाइटिस होता है, किसी चीज़ से एलर्जी हुई और छींक आना चालू हुई, नासा स्राव प्रारंभ हो गया। आपने एंटीबायोटिक दवाई ली, बार बार ऐसा लेते रहने से बाद में पीनस रोग और दुष्ट प्रतिशाय का रूप ले लेता है और अंत में श्वास की उत्पत्ति भी हो सकती है। ज़्यादातर यही बात होती है बार बार एंटीबायोटिक लेने से। प्रतिशाय एक बहुत प्रसिद्ध रोग है, जैसा आप जानते हैं। ये स्वतंत्र रूप से भी पैदा होता है और लाक्षणिक अन्य जो व्याधि में लक्षण के रूप में भी बहुतायत में प्रतिशाय प्राप्त हो, चाहे वो राजक्षमा हो, कास हो, श्वास हो, प्रतिशाय जरूर होता है। तो लक्षण के रूप में, परतंत्र के रूप में और स्वतंत्र प्रतिशाय भी रोगियों को उत्पन्न होता है। इसके निदानों में वेगावरोध, जो वेग बाहर निकलना चाहिए, जो 13 प्रकार के वेग हैं, वात विंड मूत्र जम्भाजु क्षोदगार बम इंद्रिय है, क्षुत्रश्रो उच्छ्वास निर्द्यानाम धृत्यो दावर संभवाहा, इनका निरंतर धारण करना, अजीर्ण और अत्यधिक मात्रा में धूल धूप या धुएं का सेवन, अत्यधिक शीतल जल का हमेशा सेवन करना, सुबह सुबह बाहर जाते हैं तो ओस लग जाती है, कई बार उससे भी हो सकता है, अति मैथुन से, अधिक रोने से, इन तमाम कारणों से प्रतिशाय की उत्पत्ति हो सकती है। इसकी संप्राप्ति तो उपरोक्त कारणों से सिर में कफादी दोष का अधिक मात्रा में संचय हो जाना, तब वायु का प्रकोप होता है और फलस्वरूप प्रतिशाय की उत्पत्ति होती है। आचार्य चरक ने दुष्ट प्रतिशायजन्य 12 नासा रोग बताए हैं, जबकि सुश्रुत ने 31 प्रकार के नासा रोगों का उल्लेख किया है। उन सब में प्रतिशाय जो होता है, उन सब में प्रतिशाय लक्षण मिलता है, इसलिए प्रतिशाय को प्रारंभ से ही ठीक कर देना चाहिए, चिकित्सा अच्छी तरह कर लेना चाहिए, अन्यथा दुष्ट प्रतिशाय से बाद में अन्य प्रकार के नासा रोग की उत्पत्ति हो जाती है। वातिक प्रतिशाय चरक ने दोषानुसार भी बताया है, वातिक, पैतिक, कफज, सन्निपातिक। तो वातिक प्रतिशाय में नासा प्रदेश में वेदना ज़्यादा होती है, तोद होता है, छींकें अधिक आती हैं और जलवत नासा स्राव होता है, जैसे पानी निकल रहा है नासा से। स्वरभेद, शिराशूल आदि लक्षण वातिक प्रतिशाय में उत्पन्न होते हैं। पैतिक प्रतिशाय में नासाग्र भाग में पाक, ज्वर, मुख शुष्कता, त्रसाधिक्य, उष्ण एवं पीले रंग का नासा स्राव पैतिक प्रतिशाय में होता है। अब आइए कफज प्रतिशाय, इसमें खांसी ज़्यादा आती है, भोजन में अरुचि और गाढ़ा स्राव, नासा से जो स्राव निकलेगा वो गाढ़ा निकलता है। नासा स्रोतों में अधिक कंडू, ये लक्षण कफज प्रतिशाय में उत्पन्न होते हैं। सन्निपातज, तीव्र वेदना, कष्ट अधिक होता है, वातादि दोषों के सभी लक्षण सन्निपातज प्रतिशाय में उत्पन्न होते हैं। इसे पीनस की संज्ञा भी आचार्यों ने दी है सन्निपातज प्रतिशाय के लिए। आचार्य चरक ने दुष्ट प्रतिशाय का भी वर्णन किया है
और दुष्ट प्रतिष्ठा के कारण 12 प्रकार के नासा रोगों का भी उल्लेख किया है। दुष्ट प्रतिष्ठा के लक्षण होते हैं जब हम प्रतिष्ठा की उपेक्षा कर देते हैं, समय पर ट्रीटमेंट नहीं देते हैं और निरंतर अहित आहार विहार का सेवन करते रहते हैं, तब सभी प्रतिष्ठाएं दुष्ट प्रतिष्ठाएं में परिवर्तित हो जाते हैं। और दुष्ट प्रतिष्ठाएं के होने के कारण छींक अधिक आना, नासाशोष, नासा प्रतिनाह, परिस्राव, पूतिनासा रोग, अपीनस, नासापाक, नासा अर्बुद, पूय रक्त, अरुंसी, शिर कान प्रदेश में वेदना और इनके रोग उत्पन्न हो जाते हैं प्रतिष्ठा के कारण, दुष्ट प्रतिष्ठा के कारण। खालित्य, तृष्णा, श्वास, कास, ज्वर, रक्तपित्त, शोष रोग की इन उत्पत्ति दुष्ट प्रतिष्ठा से हो सकती है। इसलिए प्रारंभ में जब प्रतिष्ठा हो तो उसकी तत्काल चिकित्सा हमको करनी चाहिए। सामान्यतः आज देखा होगा पेशेंट को छींकें आती हैं, नासास्राव होता है, आँखों में कंडू होती है और सिरा प्रदेश में भारीपन या सिराशूल उत्पन्न होता है। ये मुख्य लक्षण प्रतिष्ठा में प्राप्त होते हैं, तो इसकी तत्काल चिकित्सा हमको करना चाहिए। अगर आपने डायग्नोज कर लिया है कि वातज है, पित्तज है कि कफज है, तो चिकित्सा करने में सहूलियत होती है। वातज प्रतिष्ठा में गरम गरम गाय का घृत 20 ml ले लें और उसमें 250 मिलीग्राम यवाक्षार मिलाएं। यानी शुद्ध गाय का दूध गर्म करके 20 ml ले लें और 250 मिलीग्राम यवाक्षार मिला करके दिन में 3 बार इसका सेवन कराएं। 1 हफ्ते के अंदर यदि वातज प्रतिष्ठा है तो आप कंट्रोल पा पाएंगे। इसके अलावा इसमें नावन नस्य देते हैं। नावन भी 2 प्रकार का होता है, नावनम च द्विविधम, स्नेहनम शोधनम चैव च। तो नावन नस्य देने में स्नेह नस्य के रूप में अणुतेल और शोधन नावन के रूप में षड्बिंदु तेल का प्रयोग करते हैं। अणुतेल की मात्रा 2 से 4 बूंद और शोधन नावन की मात्रा 6 बूंद होती है। तो इसका भी प्रयोग आप 21 दिन करें। 2 दिन अणुतेल और प्रत्येक तीसरे दिन शोधन नावन षड्बिंदु तेल से 6 बूंद की मात्रा, ये 21 दिन तक आप प्रयोग करें। मल विबद्धा होने पर अपान वायु की विकृति यदि है तो निरूह वस्ती, एरंड मूलादि वस्ती आप लगा दें। 1 हफ्ता लगाएं, 15 दिन लगा सकते हैं, 16 दिन भी लगा सकते हैं। जब तक विबंध की अवस्था हो, अपान वायु की विकृति हो, तो निरूह वस्ती भी वातज प्रतिष्ठा में बहुत ही लाभप्रद है। पित्तज प्रतिष्ठा है, इसमें अदरक को घी में पकाकर, अदरक को घी में पका लीजिए और इसका सेवन रोगी को 5 ग्राम की मात्रा में दिन में 2 बार कराएं। अदरक से सिद्ध दुग्ध का सेवन भी पैतृक प्रतिष्ठा में लाभप्रद होता है और पैतृक प्रतिष्ठा में विरेचन कराएं। आभ्यंतर स्नेहपान पंचसिद्ध घृत से या त्रिफला घृत से करा करके विरेचन करा दें। इससे भी पैतृक प्रतिष्ठा में अत्यधिक लाभ प्राप्त होता है। कफज प्रतिष्ठा, कफज प्रतिष्ठा में घृत के साथ लहसुन का प्रयोग। 5 नग लहसुन ले लीजिए, शुद्ध घृत में पीस लीजिए और इसका सेवन प्रतिदिन प्रातःकाल खाली पेट में करें। आप देखेंगे 1 हफ्ते के अंदर आपका प्रतिष्ठा जाता रहता है। इसके अलावा त्रिकटु चूर्ण और यवाक्षार, त्रिकटु चूर्ण और यवाक्षार, त्रिकटु चूर्ण 2.5 ग्राम, यवाक्षार 500 मिलीग्राम दिन में 2 बार गर्म पानी से सेवन करें। इसके अलावा औपीड़न नस्य का भी प्रयोग इसमें हम कर सकते हैं और साथ में कफज प्रतिष्ठा यदि है तो वमन कराना चाहिए। आभ्यंतर स्नेहपान त्रिफला घृत से करने के पश्चात या त्रिउष्णाद घृत से आभ्यंतर स्नेहपान करें और वमन करा दें। और फिर दालचीनी, तेजपत्र और चीनी, दालचीनी, तेजपत्र और चीनी, इनका चावल पानी में पीस लें, कल्क टाइप का बना लें और फिर इसको पीस करके छान लें
और इस रस का अवपीड़न रस देवें 6-6 बूंद की मात्रा में। फिर से मैं बता रहा हूँ, बहुत उपयोगी है ये। दालचीनी, तेजपत्र और चीनी, इनको चावल के पानी में अच्छी तरह बारीक पीस लीजिए, पानी में घोलिए गर्म पानी में और छान लीजिए। 6-6 बूंद की मात्रा अवपीड़न रस के रूप में आप दें। इसके अलावा एक और अवपीड़न रस है त्रिकटु, सहीजन और करंज। त्रिकटु, सहीजन और करंज 50-50 ग्राम की मात्रा में लेकर के बारीक चूर्ण तैयार कर लें, इकट्ठा मिला के रख लें। जिस दिन नस्य देना हो उसके एक दिन पहले 2 चम्मच औषधि निकाल के थोड़ा पानी डाल के रख दें, और जिस दिन नस्य देना हो उसको मसल के छान लें और 6-6 बूंद की मात्रा का प्रयोग करें अवपीड़न के रूप में। विधि वही है, 2 दिन स्नेह नस्य करिए अणुतैल से और प्रत्येक तीसरे दिन अवपीड़न नस्य। ऐसा 21 दिन तक का प्रयोग अपेक्षित है यदि आपको पूर्ण लाभ प्राप्त करना है। जीर्ण प्रतिशाय हो जाए, बहुत पुराना हो गया, तो वचा, शिग्रु और विडंग, ये चक्रपाणी का योग है। वचा, विडंग और शिग्रु बराबर मात्रा में चूर्ण बना के रख लें। जिस दिन नस्य कराना हो, अवपीड़न देना हो, एक दिन पहले 2 चम्मच लेके उसमें पानी मिला के रख लें और प्रातःकाल दूसरे दिन मसल के छान लें। और ये अवपीड़न रस बहुत ही उपयोगी है, इस पर मैंने काम किया है बहुत। वचा, शिग्रु और विडंग 2 दिन स्नेह नस्य अणुतैल से और प्रत्येक तीसरे दिन वचा, शिग्रु, विडंग से अवपीड़न यानी छान करके निकाला हुआ रस 6-6 बूंद की मात्रा में देना चाहिए। यह हमेशा ध्यान रखें, 2 दिन स्नेह नस्य और तीसरे दिन अवपीड़न नस्य। 21 दिन का कोर्स जरूर दीजिए। आवश्यकता अनुसार धमापन भी दे सकते हैं। सामान्यतः अवपीड़न नस्य देने के बाद छींकें आती हैं, यदि छींकें ना आए तो कटफल से धमापन दे दीजिए। 3 मिचुटी की मात्रा, 3 मिचुटी तर्जनी और अंगुष्ठ, ये तर्जनी और अंगुष्ठ मिला के 3 मिचुटी, इनको 6 अंगुल लंबी नली में डाल के और धमापन आप कर दें। धमापन भी सावधानी पूर्वक करना चाहिए, प्रैक्टिस आपकी होना चाहिए, अन्यथा धमापन करते वक्त नाक की जगह आँख में दवा पहुंच सकती है। तो इन सब बातों का ध्यान रखें। जब आप धमापन देवें तो उस समय नेत्र में कॉटन आदि रख दें, ताकि कोई गलती हो जाए तो आँख में चूर्ण न जा पाए। तो ये आगे धमापन करेंगे आप कटफल से तो तत्काल छींकें आती हैं और पेशेंट को बहुत हल्का लगने लगता है। कई बार अधिक छींकें आनी चालू हो जाती हैं, रुकती ही नहीं है। तब घृत, शुद्ध घृत को लेपन नासा में करें, 2 बूंद डालें शुद्ध घृत, इससे जो छींकें हैं वो बंद हो जाती हैं। उसके अलावा शुंठी और गुड़, शुंठी 2.5 ग्राम और गुड़ 5 ग्राम, इनको पानी में, गर्म पानी में अच्छा घोल लें और घोल करके छान लें और इनका भी अवपीड़न नस्य 6-6 बूंद की मात्रा में देवें। ये भी बड़ा उपयोगी है। शुंठी और गुड़ सिंपल है। इसके अलावा एलर्जिक और जीर्ण प्रतिशाय में गिलोय चूर्ण और छोटी हरड़ चूर्ण, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। 5-5 ग्राम दिन में 2 बार या 3 बार भी इनका प्रयोग करें, इससे भी बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होता है। और इसके साथ हम मुलैठी, गिलोय और कंटकारी, इनका काढ़ा भी सेवन कराते हैं और एलर्जिक रेनाइटिस में बहुत ही अच्छा लाभ प्राप्त होता है। लेकिन मैं बताऊं, प्रतिशाय हो तो पहले रोगी का वमन करा दें, विरेचन करा दें, इससे दवाइयाँ जो देंगे उससे बड़ा ही लाभ प्राप्त होगा। और पेट साफ रहे इसका विशेष ध्यान रखें, इसलिए एरंड भ्रष्ट हरित की 2.5 ग्राम की मात्रा में रात्रि में जरूर देवें। औषधियों में स्वर्ण बसंत मालती रस 60 मिलीग्राम, अभ्रक भस्म 125 मिलीग्राम, लक्ष्मी विलास रस, महालक्ष्मी विलास रस 60 मिलीग्राम, ये बहुत ही उपयोगी रस औषधियाँ हैं। ये इसको च्यवनप्राश के साथ दिन में 2-3 बार सेवन कराएं। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, स्वर्ण बसंत मालती रस 60 मिलीग्राम, अभ्रक भस्म 125 मिलीग्राम और लक्ष्मी विलास रस 60 मिलीग्राम, ये च्यवनप्राश के साथ या ब्राह्मी औले के साथ इसका दिन में 3 बार सेवन कराएं। दूसरा योग है महालक्ष्मी विलास रस 60 मिलीग्राम, लघु बसंत मालती 125 मिलीग्राम
और रस पीपरी 125 मिलीग्राम, यह भी दुष्ट प्रतिस्याय, एलर्जिक प्रतिस्याय में बड़ा उपयोगी है। इसकी दिन में 3 मात्राएं शहद के साथ या च्यवनप्राश के साथ देवें। इसके अलावा मुलैठी, गिलोय, हरिद्रा और त्रिकटु, मुलैठी, गिलोय, हरिद्रा और त्रिकटु ये बराबर बराबर मात्रा में लेके और इसका काढ़ा तैयार कर लें। 4 चम्मच दवाई, 4 कप पानी, 1 कप बचे तब तक पकाएं। ऐसा 1 कप खाली पेट में दोनों टाइम प्रातः एवं सायं इसका सेवन करें। इसका चूर्ण भी बना सकते हैं। मुलैठी, गिलोय, हरिद्रा और त्रिकटु, इनका बारीक चूर्ण का प्रयोग भी 1-1 चम्मच दिन में 3 बार आप कर सकते हैं। इसका घनबटी भी बना सकते हैं। घनबटी का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। तो आवश्यकता अनुसार औषधियों को परिमार्जित करके आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। कल फिर इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत आभार और जय आयुर्वेद।